अटेंडेंट, जॉइंट कमिश्नर बोला, जिसने केके मिस्त्री का पोस्टमार्टम कंडक्ट करने में आपकी मदद की थी और इसलिए जो पोस्टमार्टम के हर पहलू से वाकिफ है, एसटीएसी वाले पहलू से भी। से यस और नो। डॉक्टर ए का एक बदहवास दिखाई देने लगा। यस, वो दबे स्वर में बोला। अभी ऐसा गवाह भी पेश किया जा सकता है जिसने पोस्टमार्टम वाले रोज पोस्टमार्टम के वक्त से थोड़ी ही देर बाद दिलीप भालेकर को आपके ऑफिस से निकलता देखा था। यू वांट अस टू डू दैट? पर मिस्टर पारेख, कमिश्नर बोला। डॉक्टर बगले झांकने लगा। योर गोज इज कुक्ड, योर वैगन इज फिक्स्ड। अगर अभी भी ये बात आपकी समझ से बाहर है तो मुझे आपकी समझ पर तरस आता है। What do you say now? जॉइंट कमिश्नर बोला। प्लीज डिसमिस हिम, अटेंडेंट की ओर संकेत करता डॉक्टर लरजते लहजे से बोला। जॉइंट कमिश्नर के इशारे पर चैन की सांस लेता अटेंडेंट वहां से रुखसत हो गया। पीछे पुलिस के दोनों उच्च अधिकारियों की निगाहें डॉक्टर पर टिक गई। मुझे मजबूर किया गया था, डॉक्टर दबे स्वर में बोला। क्या रिश्वत से? कमिश्नर बोला। नहीं, धमकी से। क्या दिलीप भालेकर ने आपको धमकाया था? हाँ। क्या कहा? कहा कि अगर मैं अपनी पोस्टमार्टम रिपोर्ट से एसटीएसी का जिक्र गायब नहीं करूंगा तो वो मेरे बीवी बच्चों को अगवा कर लेगा और उन्हें तड़पा तड़पा कर मारेगा। ये बात आपने पुलिस को क्यों नहीं बताई? हिम्मत नहीं हुई मेरी। क्यों नहीं हुई? वो मवाली गिरफ्तार हो जाता तो आपका क्या बिगाड़ लेता? वो फिर भी बिगाड़ लेता, क्योंकि मेरे को मालूम कि ऐसा बड़ा मवाली एक अदद नहीं होता, एक ऑर्गेनाइजेशन होता है। काफी ज्ञान है आपको इस सिलसिले में। आपकी ओरिजिनल रिपोर्ट तो तारदेव थाने पहुंच गई थी, जॉइंट कमिश्नर बोला। उसकी बाबत थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर गोविलकर को आपने कैसे चुप कराया? उसके साथ अपनी रिश्वत शेयर की, कमिश्नर बोला, या वो रिपोर्ट वापस करने की और उस बाबत चुप रहने की उसको अलग से रिश्वत मिली थी? ऐसी बात नहीं है। तो कैसी बात है? मैंने अपने बीवी बच्चों की सलामती की दुहाई दी तो उसने मुझे सहयोग किया। क्या इंसानियत के नाते? हाँ। किसी मटेरियल गेन की खातिर नहीं? नहीं। ओके, वी ग्रांट इट टू यू। अब इस बाबत आप अपना इकबालिया बयान दर्ज कराइए। जी। उस पर साइन कीजिए और यहाँ से रुखसत पाइए। वो इनकार में सिर हिलाने लगा। मैं किसी के खिलाफ ऐसा बयान दर्ज नहीं कर सकता। वो उछलकर खड़ा हो गया। मैं यहाँ अपनी मौजूदगी जरूरी नहीं समझता। बैठ जाइए, कमिश्नर सख्ती से बोला। नो, आई वॉन्ट। आप मुझे मजबूर नहीं कर सकते। मैं आपका मातहत नहीं हूँ, मैं आपका मुलाजिम नहीं हूँ। मेरी एक्सप्लेनेशन कॉल करने का आपको कोई अख्तियार नहीं है। ऐसे पते की बात बड़ी देर से सूझी आपको। मैं सिर्फ अपने एम्प्लॉयर को जवाब दे हूँ और मेरा एम्प्लॉयर मुंबई पुलिस नहीं, मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है। ऑटोप्सी सर्जन के पैनल पर आप हमारी वजह से हैं। आप मुझे पैनल से निकाल सकते हैं, आप मुझे सस्पेंड किए जाने की या डिसमिस किए जाने की मेरे एम्प्लॉयर से सिफारिश कर सकते हैं, लेकिन खुद ऐसा कुछ नहीं कर सकते। आप बात का बतंगड़ बना रहे हैं। नो, नेवर। और जॉइंट कमिश्नर बोला, हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते इस बाबत आपको बहुत मुगालता है। मैं एक प्रतिष्ठित डॉक्टर हूँ, आप मेरे साथ कोई जोर जबरदस्ती करेंगे तो। बहुत जल्द पैंतरा बदला, जॉइंट कमिश्नर व्यंग्यपूर्ण स्वर में बोला। नहीं करेंगे जनाब, कमिश्नर मीठे स्वर में बोला। क्यों करेंगे? मैं पुलिस कमिश्नर हूँ, आप क्यों मुझे? कमिश्नर हंसा। बड़ा बटाटा समझ रहे हैं? डॉक्टर खामोश रहा। एक मिनट बैठिए प्लीज। हिचकिचाता सा डॉक्टर वापस कुर्सी पर बैठा। वो आप किसी के खिलाफ ऐसा बयान दर्ज नहीं करना चाहते? नहीं। क्यों? ऐसा करने में मेरी जान को खतरा है। मैंने उस मवाली के खिलाफ ऐसा बयान दिया तो वो मेरी लाश का पता नहीं लगने देगा। क्या आपकी जान को खतरा है? हाँ। तो आपको हिरासत में लिया जाता है। डॉक्टर जैसे आसमान से गिरा। जी, उसके मुंह से निकला। जिसकी जान को खतरा हो उसको तब तक प्रोटेक्टिव कस्टडी में रखना हमारा फर्ज है जब तक कि वो खतरा टल नहीं जाता। क्या? जी हाँ। कब तक? क्या पता कब तक? ये तो जुल्म है।
नहीं, ये जुल्म नहीं है। जुल्म वो था जो आपने एक मवाली के हाथ अपना जमीर बेचकर अपने फर्ज के साथ किया। जुल्म वो था जो आपने एक बेगुनाह के कत्ल का इंसाफ नहीं होने देने के उसके दुश्मनों के मंसूबों को शह देकर किया। जुल्म वो था जो अपने मुल्क के कायदे कानून के हाथ मजबूत करने की जगह जाबर के कदमों में लौटना कबूल करके किया। सोने का निवाला निगलने वाले डॉक्टर साहब, वो था जुल्म जिसे कर चुकने के बाद आप शर्मिंदा तक नहीं हैं। डॉक्टर का सिर झुक गया। अब बोलिए, क्या फैसला है आपका? कमिश्नर बोला। जो भी फैसला आप करें, जॉइंट कमिश्नर बोला, एक बात को ध्यान में रखकर करें। उसने सिर उठाया और जॉइंट कमिश्नर की जगह कमिश्नर की तरफ देखा। किस बात को? वो दबे स्वर में बोला। यू टेल हिम सर, जॉइंट कमिश्नर बोला। ही वॉन्ट्स टू लर्न फ्रॉम यू। यू विल नॉट बी लेट ऑफ इजीली, कमिश्नर सख्ती से बोला। योर कोऑपरेशन विल बी वेल एप्रिशिएटेड, बट माइंड इट, यू विल नॉट बी लेट ऑफ इजीली। आई अंडरस्टैंड सर, वो पूर्ववत दबे स्वर में बोला। अंडरस्टैंड अनदर थिंग ऑल्सो। उसने भवें उठाकर कमिश्नर की तरफ देखा। जो यहाँ बीती उस बाबत आपने बिल्कुल खामोश रहना है। यहाँ से खलासी होते ही बाहर जाकर आपने अपने सहयोगी षड्यंत्रकारियों से, खास तौर से इंस्पेक्टर गोविलकर से और बड़ा बटाटा से नोट्स एक्सचेंज नहीं करने लग जाना है। ये बात आप समझते हैं या अभी आपको समझानी होगी? समझता हूँ। आपने ऐसी कोई हरकत की तो फिर खुदा ही मालिक होगा आपका। नहीं करूंगा। गुड। अब बोलिए, क्या फैसला है आपका? मैं अपना बयान दर्ज कराने को तैयार हूँ। जीत सिंह चर्च गेट पहुंचा। उसकी अपेक्षा अनुसार एडवर्डो अपने होटल के कमरे में मौजूद था। परदेसी से हासिल जानकारी के बाद जीत सिंह ने जो पहला काम किया था वो ये था कि उसने एक बड़े बड़े शीशों वाला काला चश्मा और एक वैसी टोपी खरीदी थी जो कि टेनिस खिलाड़ी या फिल्म स्टार पहनते थे। उसने आंखों पर चश्मा चढ़ाया, टोपी सिर पर उसके अग्रभाग को आगे चश्मे तक झुकाकर पहनी और जैकेट के कॉलर खड़े किए। अपनी सूरत छुपाने के लिए फिलहाल वो इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता था। अलबत्ता पब्लिक में अपनी खुली आवाजाही को उसने एक और तरीके से कंट्रोल किया। उसने घायलों की टैक्सी फिर अपने अधिकार में ले ली थी। पहले की तरह फिर उसके मीटर पर कपड़ा बांध दिया ताकि सड़क पर कोई संभावित पैसेंजर उसे ना रोकता। फिर वो जहां गया, मसलन पहले कमाटीपुरा, फिर जुहू बीच और अब चर्च गेट, उस टैक्सी पर गया। मिश्री से उसकी मुलाकात निर्विघ्न हुई थी और वो उससे तागड़े का मोबाइल नंबर और उसके पास अपनी अमानत गन हासिल कर चुका था। उसने बताया था कि तागड़े आधी रात को उसके पास ये पेशकश लेकर पहुंचा था कि अगर वो जीत सिंह को पकड़वाने में मदद करती तो बड़ा बटाटा से हासिल होने वाला इनाम वो आधा आधा बांट सकते थे। बकौल मिश्री, उस पेशकश पर वो उसे पीट कर भगाना चाहती थी, लेकिन बड़ा बटाटा के आदमी के करीब मौजूद होने की वजह से वो अपनी मुराद पूरी नहीं कर सकी थी। वो जीत सिंह के लिए नया एहसास था और वो मिश्री का एक राइड के 1000 रुपए चार्ज करने वाली बाइक का मुकाबला सुष्मिता से किए बिना नहीं रह सका था। पता नहीं मिश्री को उसमें क्या भाया था। एकाएक कैसे आ गया? एडवर्डो ने पूछा। जीत सिंह ने सब बताया। वो खामोश हुआ तो एडवर्डो बोला, ये तो फिक्र वाली बात है। ऐसे तो तेरे सारे किए धरे पर पानी फिर जाएगा। वही तो, जीत सिंह चिंतित भाव से बोला। बड़ा बटाटा के ऐलान को 24 घंटे नहीं बीते कि उस तक मेरी खबर पहुंच गई। मैं बड़ा बटाटा की कार ना पहचानता होता, उसके एक आदमी को ना पहचानता होता, तो कल रात मैं तो गया था काम से। ऐसे ही उस तक लारा की खबर पहुंच गई तो बड़ा बटाटा के कहर से उधर पूना में उसे कौन बचाएगा? जीते, अब हम उसकी हिफाजत नहीं कर सकते। तो क्या करें? पुलिस को खबर कर दे क्या? पुलिस से तो तू उन लोगों की मिली भगत बताता है। पुलिस का सबसे बड़ा साहब तो ऐसा नहीं होगा ना? नहीं होगा तो हम क्या करेंगे? जैसे उसे वीडियो कैसेट का पैकेट बनाकर कोरियर से भेजा, वैसे लड़की का पैकेट बनाकर कोरियर से भेज देंगे क्या? हम उसे फोन लगा सकते हैं, जिसका खुद जवाब वो हरगिज नहीं देगा। बड़े लोगों के फोन उनका स्टाफ सुनता है। ऐसी अहम खबर तो स्टाफ को कैसे ट्रांसफर कर देगा? मैं जिद करूंगा कि मेरी कमिश्नर से बात कराई जाए। तो तेरे से ही पूछा जाएगा, तू कौन है,
किधर से बोलता है, क्या चाहता है, क्या बोल देगा? जीत सिंह का सिर स्वयमेव इंकार में हिला। कैसे बोलेगा? तू जमानत पर छूटा भेड़ू है, जिसको थाने में डेली हाजिरी भरने का है, पर तू गायब है। तेरा इस वक्त का दर्जा एक फरार मुजरिम है। तू बोलेगा तू कौन है तो सबसे पहले वो तेरे को अंदर करेंगे। नहीं मांगता। इस वक्त एक ही काम है जो तू कर सकता है। क्या? तेरे को मालूम होना मांगता है। जीते, हमारे एक्सप्रेस को भेजे कैसेट का असर फौरन सामने आया है, लेकिन पुलिस वाले तो हमारे भेजे कैसेट को जैसे हजम ही कर गए। कमिश्नर ने कुछ तो किया होगा डैडी। तो किया होगा बोलता है। मेरे को ये पक्की नहीं कि उसने कैसेट देखा होगा, ये पक्की नहीं कि उसे खबर भी लगी होगी कि ऐसा कोई कैसेट उसके ऑफिस में पहुंचा था। ये भी पक्की नहीं किया। कैसे होएगा? कमिश्नर क्या अपनी डाक खुद रिसीव करता होगा? कुरियर का डिलीवरी मैन उसके सिर पर जाके खड़ा होता होगा और वो खुद साइन करके देता होगा उसका डॉक्यूमेंट? नहीं डैडी, तुम कुछ और बोलने वाले थे। उस एक ही काम के बारे में बोलने वाले थे जो मैं इस वक्त कर सकता था। हाँ, तू एक्सप्रेस में झालानी को फोन लगा और उसको सब कुछ बोल। वो क्या करेगा? वो पूना में लारा की हिफाजत का कोई बंदोबस्त करेगा। खुद वो क्या करेगा? खुद वो कुछ कर सकता होता तो वो काम हम भी कर सकते होते। तो फिर जो करेगा एक्सप्रेस का निजाम करेगा। वो लोग या तो सीधे कमिश्नर को इस बाबत अप्रोच करेंगे या फिर लारा के बयान देने के काबिल हो जाने तक उसके लिए उधर प्राइवेट गार्ड्स का इंतजाम करेंगे। वो तो हम भी कर सकते हैं डैडी। ऐसे सिक्योरिटी गार्ड सप्लाई करने वाली कंपनी की तो फीस भरना होता है कि कोई भी कितने भी कहीं भी बुला सकता है। जीते, एक्सप्रेस जैसे नेशनल डेली की बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ये काम हमसे कहीं बेहतर कर सकती है। और फिर ये ना भूल कि अंत पर तेरा मकसद लड़की को झलानी के हवाले ही करना था। ये बात तो ठीक है, मैं झलानी को फोन लगाता हूँ। नंबर मालूम है क्या? हाँ मालूम है। पुलिस का बैलिस्टिक एक्सपर्ट देवकांत खरे पुलिस कमिश्नर के हुजूर में पेश हुआ। बैठो, कमिश्नर बोला। थैंक यू सर। 17 तारीख की रात को ग्रांट रोड पर एक वारदात हुई थी जिसमें केके मिस्त्री नाम के एक नौजवान की जान गई थी। याद आया? यस सर। बतौर बैलिस्टिक एक्सपर्ट उस केस में तुमने काम किया था? यस सर। कब? 20 तारीख को। इतनी देर से क्यों? मेरी तरफ से कोई देर नहीं हुई थी सर। मेरे को 20 को ही लाश में से निकाली गई बुलेट्स और वो गन सौंपी गई थी जिससे कि वो चलाई गई थी। उन दोनों चीजों के मुआयने से तो तुमने ये स्थापित किया होगा ना कि लाश को लगी वो गोलियां उसी गन से चलाई गई थी। लेकिन तुम्हारा काम तो ये निर्धारित करना भी होता है ना कि गोली कितने फासले से चली, किस एंगल से चली, जिस्म में दाखिल होने के बाद उसने भीतर किधर का रुख किया था, वो सब तुमने कब किया? यकीनन लाश की पोस्टमार्टम के लिए रवानगी से पहले किया। नो सर। तो उसके मोर्ग में पहुंच जाने के बाद किया? नो सर। व्हाट डू यू मीन नो सर? कहीं ऐसा तो नहीं कि किया ही नहीं? यही बात है सर। क्या तुमने इरादतन कोताही की? नेवर सर। देन व्हाट? मुझे लाश दिखाई ही नहीं गई थी सर। व्हाट? मेरे को बोला गया था कि वो एक ओपन एंड शट केस था। गन की छीना झपटी में दो जने आपस में गुत्थम गुत्था हुए थे और गोली चल गई थी। इस बात का चश्मदीद गवाह मौजूद था। मेरे को बोला गया था कि सब इंस्पेक्टर गोखले, जो कि मौकाए वारदात पर पहुंचा था, एक तजुर्बेकार इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर था और लाश का उसका मुआयना यही कहता था कि जो 2 गोलियां मरने वाले को लगी थी वो क्लोज रेंज से चली थी। ऐसा कौन बोला तुम्हें? इंस्पेक्टर गोविलकर। वो बोला कि बैलिस्टिक एक्सपर्ट का काम भी सब इंस्पेक्टर गोखले ने ही कर लिया था, इसलिए इस सिलसिले में तुम्हारी सर्विसेज की जरूरत नहीं थी। साफ ऐसा तो नहीं बोला सर, लेकिन जो बोला उसका मतलब यही था क्या? जी हाँ। तुम्हारी रिपोर्ट में इस बात का कोई जिक्र नहीं कि गोलियां फासले से चली या क्लोज रेंज से चली। नो सर, मैंने खाली इस बात की तस्दीक की थी कि जो वेपन मुझे सौंपा गया था गोलियां उसी से चली थी। लिहाजा इस बात की तस्दीक की कोई जरूरत नहीं थी। उसकी तस्दीक तुमने की और जिस बात की तस्दीक की जरूरत थी
उसकी बाबत बोला ही नहीं गया। बोनी जादव खुद कबूल करता था कि गन उसकी थी और गोलियां उसी से चली थी। इस बात को तो बैलिस्टिक्स लैब में साइंटिफिक तरीके से स्थापित किया, लेकिन जो एग्जामिनेशन ने स्थापित करता कि गोलियां वाकई क्लोज रेंज से, इतने क्लोज रेंज से कि गन की नाल जिस्म से सटी हुई थी, चली थी, वो किया ही नहीं गया। एक्सपर्ट द्वारा नहीं किया गया, जॉइंट कमिश्नर बोला। एक्सपर्ट द्वारा नहीं किया गया तो प्रोसीजरल एंगल से नहीं करना ही हुआ, कमिश्नर वितृष्णापूर्ण स्वर में बोला। मे आई बी हर्ट सर, बैलिस्टिक एक्सपर्ट विनयपूर्ण स्वर में बोला। यस, क्या कहना चाहते हो? खाली याद दिलाने की गुस्ताखी करना चाहता हूँ सर कि ये बात तो पोस्टमार्टम से भी स्थापित हो सकती है। जो गन मुझे सौंपी गई थी उससे गोली फासले से चली हो तो वो जिस्म में कम से कम दूर तक धंसती है। क्लोज रेंज से चली, जिस्म से नाल सटी होने पर चली हो तो वो जिस्म में गहरा धंसती है, पार भी निकल जाती है और जिस्म में बने गोली के छेद में गोली के साथ साथ बारूद से बनी गैस भी दाखिल हो जाती है, जिसका पता पोस्टमार्टम के लिए बॉडी खोलने के वक्त लग जाता है। पोस्टमार्टम में भी तो भांजी है। जी, तुम नहीं समझोगे। ओके, यू आर एक्सक्यूज्ड। बैलिस्टिक एक्सपर्ट उछलकर खड़ा हो गया और दोनों अधिकारियों का अभिवादन करके वहां से विदा हो गया। क्या ख्याल है तुम्हारा? पीछे कमिश्नर जॉइंट कमिश्नर से संबोधित हुआ। डॉक्टर पारेख ने ऐसी कोई बात जानबूझकर गोल की या इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी? मेरे ख्याल से तवज्जो नहीं दी, जॉइंट कमिश्नर बोला। जब तक कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शंस ना हो तब तक पोस्टमार्टम वाले डॉक्टर का काम खाली ये निर्धारित करना होता है कि कत्ल कब हुआ, कैसे हुआ और उसमें कोई फाउल प्ले तो नहीं था। लाश पोस्टमार्टम के लिए तब भेजी जाती है जबकि पुलिस और बैलिस्टिक्स एक्सपर्ट उसका फिजिकल एग्जामिनेशन कर चुके होते हैं। लेकिन इस केस में बैलिस्टिक्स एक्सपर्ट को तो ना मौकाए वारदात पर तलब किया और ना पोस्टमार्टम से पहले मोर्ग में तलब किया गया। खरे को वक्त रहते लाश का मुआयना करने का मौका दिया गया होता तो वो यही कहता कि दोनों गोलियां फासले से चली थी। फिर इंस्पेक्टर गोविलकर की बोनी जादव को बचाने के लिए पहले से गढ़कर तैयार की कहानी तो ढेर हो जाती कि गोली दो जनों की गुत्थम गुत्था हालत में यानी कि क्लोजेस्ट रेंज से चली थी। कमिश्नर ने सहमति में सिर हिलाया। सर, अभी तो डॉक्टर पारेख ने बड़ा बटाटा से रिश्वत खाकर अपनी रिपोर्ट बदली। अगर उसने उसमें जिक्र किया होता कि गोलियां फासले से चली जान पड़ती थी तो खुद इंस्पेक्टर गोविलकर ही जाकर उस पर रिपोर्ट से उस बात को निकलवाने के लिए दबाव डाल रहा होता। यू आर राइट। तभी फोन का बजर बजा। कमिश्नर ने फोन सुना और भेज दो कहकर वापस रख दिया। जॉइंट कमिश्नर ने प्रश्न सूचक नेत्रों से उसकी तरफ देखा। तुम नेताजी को शाम तक वक्त देकर आए थे, कमिश्नर बोला। उन्होंने शाम होने का इंतजार नहीं किया है। क्या मतलब सर? उनकी साउंड स्टेटमेंट साथ लेकर नेताजी का वकील आया है। जॉइंट कमिश्नर ने एक क्षण उस बात का मनन किया, फिर हंसने लगा। सब समझ गए ना डैडी? जीत सिंह ने पूछा। हाँ, एडवार्डो तनिक सस्पेंस भरे स्वर में बोला। पण क्या पण? जीत सिंह झुंझलाया। अब क्या है? क्यों नया पंगा लेता है? अक्खी जिंदगी ही साली पंगा है डैडी, एक ज्यादा क्या एक कम क्या। पण फिर पण ओके ओके, तुम बड़ा बटाटा का खास आदमी है इसलिए रॉब से बात करने का है। बड़ा बटाटा ही क्यों नहीं? उसने मेरी बाबत जब बड़ा बटाटा को फोन लगाया होगा तो क्या पता कितनी लंबी बात की होगी। हो सकता है उसने पहले भी कभी बड़ा बटाटा से बात की हो या रूबरू मिला हो, इसलिए वो बड़ा बटाटा की आवाज पहचानता हो सकता है। यू आर राइट। इसलिए खुद को बड़ा बटाटा का खास बोलने का है। वो उसके खास की आवाज भी तो पहचानता हो सकता है। डैडी, मवाली लोगों के अंडर में चलने वाले उनके जितने मुंह लगे भेड़ू होते हैं वो सब उनके खास होते हैं। नहीं भी होते तो ऐसा ही बोलते हैं। वो तमाम के तमाम खास भेड़ुओं की आवाज नहीं पहचानता हो सकता। अभी आई बात समझ में, अब लगाओ फोन। वो नाम पूछे तो कोई भी नाम बोलना, भले ही अपना बोलना। सहमति में सिर हिलाते एडवार्डो ने कॉल लगाई। तत्काल उत्तर मिला। तागड़े।
हाँ, कौन बोलता है? वही भीड़ू जो कल रात जीत सिंह का बाबत बड़ा बटाटा को फोन किया था। हाँ, वही ताकड़े। पर भीड़ू तू भी तो बोल, तू कौन है और मेरा मोबाइल नंबर कैसे जानेला है? तेरी कमाठी पूरे वाली बाई से निकाला ना। पर तू है कौन? मैं बड़ा बटाटा का खास है। वही बोला मेरे को तागड़े को फोन लगाने को। काहे? अब काहे? कल रात जिस बाबिया करके भीड़ू ने मेरी मिट्टी झाड़ दी, वो भी उसका खास था। मैं ज्यादा खास है और बाबिया अब खास है ही नहीं। क्या मतलब? रात बाबिया जब बड़ा बटाटा को बोला कि वो डिमेलो रोड पर तेरे को डांट कर भगा दिया, तो बड़ा बटाटा भाव खा गया और बाबिया को ऐसी डांट लगाई कि याद करेगा भीड़ू। डांट? वो काहे? अरे तू पूछता है वो काहे? कल तो साला ऐसा कांटे का खबर निकाला और बाबिया बोल दिया इनाम नक्को। हाँ वही तो। बड़ा बटाटा बोला जो भीड़ू एक बार जीत सिंह की खबर निकाल सकता था, वो 2 बार भी निकाल सकता था, 4 बार भी निकाल सकता था, 10 बार भी निकाल सकता था। हाँ, तागड़े अनिश्चित भाव से बोला। ऐसे भीड़ू को पूरा इनाम नहीं तो कुछ मिलता बरोबर मांगता है। बड़ा बटाटा ऐसा बोला? मेरे सामने बोला, डांट कर बोला कि 50 में से 10, फिर भी खबरी को काहे नहीं दिया? अभी वो 10 वो तो पक्की करके रखा बड़ा बटाटा तेरे वास्ते। अभी खुद देगा तेरे को विद शाबाशी, और फिर तू कोशिश करेगा तो 50 भी तेरे को ही मिलेगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा। जीत सिंह को कैसे जानता है? वो वो क्या है कि बड़ा बटाटा को ही बोलना। अभी बोलेगा तो फिर बोलना पड़ेगा। उसको उसको कैसे? वो मिलेगा ना तेरे से। वो मेरे से मिलेगा बरोबर। कॉन्फ्रेंस करेगा तुम दोनों जीत सिंह के फिर कोई खबर निकालने का वास्ते। कब? कहाँ? बहुत जल्दी, रियल सून। अभी तू किधर है? मैं तो अभी चैम्बूर में अपने फ्रेंड के घर में हूँ। बड़ा बटाटा फ्रेंड के घर में कैसे आएगा भीड़ू? मैं आता है ना, बोलो किधर आने का है? हाँ यही ठीक है। तू ऐसा कर जुहू पहुंच। उधर किधर? उधर टूरिस्ट कॉटेज है जो डेली रेंट पर मिलते हैं, मालूम है ना? हाँ मालूम। बड़ा बटाटा आज एक कॉटेज में मस्ती मारेला है, पर तेरे वास्ते टाइम निकालेगा। बढ़िया, तो मैं पहुंची उधर। हाँ, तू मेरे को उधर जो बुकिंग ऑफिस है उसके सामने मिलना। आगे मैं तेरे को लेके जाएगा। किधर किधर लेके जाएगा? अरे बड़ा बटाटा के पास उसके कॉटेज में लेके जाएगा। और किधर लेके जाएगा? ओह, उधर 1 आवर में पहुंचने का है भीड़ू। वो तो मैं पहुंचता है, पर तुम अपना कोई नाम तो बताया नहीं। मेरा नाम एडलजी भोमनरजी पोचखाना वाला है, पर सब मेरे को बिग डैडी बोलता है। बिग डैडी? मैं पहचानेगा कैसे? अरे भीड़ू, उधर जो बिग लागे डैडी लगे वो मैं। ऐसा क्या? और फिर मैं भी तो तेरे को पहचानेगा ना। ओ, फिर क्या वादा है? अब समझा भीड़ू। अब टाइम खोटी ना कर, मैं कट करता है। एडवार्डो ने फोन रख दिया और जीत सिंह की तरफ आकर्षित हुआ। आएगा क्या? वो बोला। बराबर आएगा, जीत सिंह निश्चयात्मक स्वर में बोला। रोकड़े का लालच लेके आएगा। जो भेड़ू आधी पेटी के लिए फोन करना कबूल कर सकता है, उसे फोकट में 10,000 रुपए मिलते दिखाई दे तो सिर के बल आएगा। बढ़िया। प्रत्यक्षतः कांपते और भीतर से पूरी तरह से हिले हुए सब इंस्पेक्टर गोखले और हवलदार पावटे पुलिस कमिश्नर के ऑफिस में दाखिल हुए और फिर सैल्यूट मारते हुए जैसे मुस्तैदी के कलफ से अकड़ गए। एट इज बोथ ऑफ यू, कमिश्नर जुआरी मुस्कुराता हुआ बोला। उस हुक्म से कलफ चढ़ा, लेकिन धाड़ धाड़ बजते दिलों को कोई राहत नहीं मिली। तुम दोनों को एक फिल्म दिखाने के लिए बुलाया गया है, पूर्ववत मुस्कुराता कमिश्नर बोला। दोनों के चेहरों पर उलझन के भाव आए। दोनों ने अपने सूखे होंठों पर जुबान फेरी। उधर टीवी के सामने बैठ जाओ। खास उनके लिए एक बाजू 2 कुर्सियां रखी गई थी, जिन पर कि वो जा बैठे, और टीवी का रुख यूं मोड़ दिया गया था कि स्क्रीन उनकी तरफ थी और टीवी की पीठ कमिश्नर की तरफ थी। यूं वो दोनों टेलीविजन पर चलती वीडियो फिल्म देखते और कमिश्नर उनकी सूरत देखता। जॉइंट कमिश्नर ने टीवी ऑन किया और वो वीडियो चलाया। फिल्म खत्म होने तक दोनों दर्शकों का ये हाल था
जैसे वो कुर्सियों पर बैठे बैठे ही मर गए हों। जॉइंट कमिश्नर ने टीवी और वीसीआर ऑफ किया और उन्हें वहां से उठाकर कमिश्नर के सामने पड़ी विजिटर्स चेयर्स पर जाकर बैठने का इशारा किया। रोबोटों की तरह चलते उन्होंने आदेश का पालन किया। क्या देखा? कमिश्नर सहज भाव से बोला। क्या सुना? किसी के मुंह से बोल नहीं फूटा। खामोशी का मतलब इकबाले जुर्म होता है। खता हो गई सर, गोखले बड़ी मुश्किल से बोल पाया। खता कबूल कर रहे हो? बिना चोरी और सीना जोरी की मसाल पर अमल किए ये दावा नहीं करोगे कि ये कैसेट में बयान देती लड़की पता नहीं कौन है, बयान झूठा है वगैरह वगैरह? गोखले ने उत्तर नहीं दिया। खता माफ नहीं हो सकती, अलबत्ता सजा कम हो सकती है। कैसे सर? तमाम वाकया मुकम्मल तौर पर साफ साफ सच सच बयान करने से। असल वाकया हूबहू बयान करो, जॉइंट कमिश्नर बोला तो वैसे मुस्कुराता ना बोला जैसे कमिश्नर बोला था। उसके स्वर में कोड़े जैसी फटकार थी। शुरुआत इस बात से करो कि किसके हाथ बिके। बड़ा बटाटा, गोखले बड़ी कठिनाई से बोल पाया। जो बड़ा मवाली है, जिसका असली नाम दिलीप भालेकर है। जी हाँ। ग्रांट रोड के वाकये की उसे इतनी जल्दी खबर कैसे लग गई कि उसने आनन फानन वहां पहुंचकर लीपापोती भी कर दी? मैंने की। शाबाश। गोखले का पहले से ही झुका सिर बिल्कुल ही छाती से जा लगा। क्योंकि कमिश्नर ने पूछा। मैं बोनी जादव को पहचानता था। बिना सिर उठाए गोखले ने कहना शुरू किया। मेरे को मालूम था वो लेबर लीडर छगन जादव का बेटा और मराठा मंच पार्टी के नेता मधुकर राव साबले एमपी का भांजा था। मैंने साबले साहब को दादर में रोड पर उनके घर कॉल लगाई तो जवाब बड़ा बटाटा ने दिया। अपनी ड्यूटी ना की जिसके लिए कि तुम वहां पहुंचे थे, अपनी रोटियां की सेकने की जबरन गुंजाइश निकाली। गोखले ने जवाब नहीं दिया। अब तमाम वाकया बयान करो। गोखले ने किया। बयान क्या किया? लगभग तो लारा रेबेलो के रिकॉर्डेड बयान की तस्दीक की। कमिश्नर बोला। तो तुम कबूल करते हो कि केस एक्सीडेंटल डेथ का नहीं, कत्ल का है और कातिल बोनी जादव है? यस सर। उसने अपनी तरफ से गुवानी लड़की लारा रेबेलो को भी मार डाला था, लेकिन उसे पता नहीं लगा था कि वो मरी नहीं थी। यस सर। लड़की को बड़ा बटाटा साथ ले गया था? यस सर। कैसे? फ्लैट से यूं कैसे निकला? उसे कि किसी ने लड़की को वहां से ले जाए जाते नहीं देखा? वो अपने साथ एक डॉक्टर को लाया था। डॉक्टर ने लड़की को कोई इंजेक्शन दिया था जिससे वो बेहोश हो गई थी। फिर एम्बुलेंस आने पर जब केकी मिस्त्री की लाश को स्ट्रेचर पर डालकर ढका गया था तो तब स्ट्रेचर पर लाश के साथ बेहोश लड़की भी थी। वेरी क्लेवर। मौकाए वारदात पर जॉइंट कमिश्नर बोला। कोई मेडिकल एग्जामिनर पहुंचा ही नहीं था, न डॉक्टर किशोर पारेख और न डॉक्टर पीआर किशोर? यस सर। तो ऐसा बोला क्यों? क्योंकि एक्सप्रेस का रिपोर्टर जालानी किसी तरह से जान गया था कि मौकाए वारदात पर हमारे बाद सादे कपड़ों में 2 जने और भी पहुंचे थे। बड़ा बटाटा और उसका सहयोगी डॉक्टर? कमिश्नर ने पूछा। जी हाँ, पर मैं ये तो नहीं बोल सकता था। जालानी की तसल्ली के लिए, उससे पीछा छुड़ाने के लिए मैंने बोल दिया कि वो 2 जने पारेख और उसका एक असिस्टेंट थे। डॉक्टर पारेख का नाम क्यों लिया? क्योंकि एसएचओ साहब बोलता था कि वो हमारी तरफ था। रिश्वत की रेलगाड़ी का फेलो पैसेंजर था। गोखले खामोश रहा। फिर जालानी ये साबित करने में कामयाब हो गया कि डॉक्टर किशोर पारेख मौकाए वारदात पर नहीं हो सकता था, क्योंकि उस रात वो पूना में था। बाद में बात संवारने के लिए मैंने दावा किया कि जालानी को नाम सुनने में मुगालता लगा था। असल में मैंने डॉक्टर किशोर पारेख नहीं, डॉक्टर पीआर किशोर का नाम लिया था। वो नाम कैसे सूझा तुम्हें? एसएचओ साहब ने सुझाया। गोविलकर ने डॉक्टर किशोर से कोई सांठगांठ की थी क्या?